हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। और आज का जो सेट चलेगा वो सेट नंबर 11 चलेगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग आए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि सेट के माध्यम से सब चैप्टर को कंप्लीट करा दें, ताकि किसी ने अगर मैथ नहीं भी पढ़ा है तो सेट प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 से करेंगे 70 तक। कुल मिला करके 30 क्वेश्चन करते हैं और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी किसी तरह का इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 में देखिए दे रखा है 1 + 1/10 + 1/10 प्लस, देखिए प्रश्न 41 है, 42 है। तो देखिएगा 41 42 में क्या है, इसको हम लिखेंगे 1 + 1 + 10 + 1/10 प्लस है, +1 है तो 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1/10 + 1/10। अब आप लोग देखिएगा ए टर्म और ए टर्म दोनों सेम है, एक प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा, है ना जी। क्या बचा? +1 + 1, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, हमारा उत्तर हो गया, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। भैया तोड़ने की क्या ज़रूरत है जब ऐसे ही कट रहा है तो, है ना। केवल ब्रैकेट से बाहर निकालिए, काट दीजिए। कहता है x का माध्य m है, x का माध्य क्या है? m, तो x - 4 और बटे 5 का माध्य क्या होगा? तो x का माध्य m है, इसी का माध्य पूछ रहा था, x की जगह माध्य लगाइए, तो x का माध्य क्या होगा? m, तो m - 4/5, बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब आगे अगला देखिए। प्रश्न संख्या कहता है 43 कि 16, 24 और 28 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9, 9, 9 और 9। लेकिन ना ही 16 से विभाजित होगा, ना ही 24 से, ना ही 28 से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? LCM। 4 से लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 7 28। 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7। तो हमारा जो LCM आएगा इस तरीके से, वो 4 दूनी 8, दूनी 16 तिया 48 गुना 7, क्या हो जाएगा? 7 8 56 के 6 बाकी 5, 7 चौक 28 5, 28 और 2 30 सब 3 33, 336। ठीक है, तो 336 एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी कटती है, 24 से भी कटती है, 28 से भी कटती है, सबसे छोटी संख्या है। तो इसी से कटना है, मतलब इसका गुना जो भी रहेगा, जैसे 336 तीनों से कट रहा है तो इसका मल्टीपल भी तीनों से कट जाएगा, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे 336 से, इसमें भाग देंगे, 336 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा। 3 दूनी 6, 36 दूनी 72, यहाँ से बचेगा 9 में से 7 2 गया 7, यहाँ से 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 327 और 1 9। अब लगाएंगे, देखिए गुना करेंगे, 6 में 54 के 4 बाकी 5, 3 में 27 5 32 के 2 बाकी 3, 29 27 30। ठीक ठीक है, गलत है? ठीक तो है। अब इसको घटाएंगे, इसको कैसे घटाएंगे? देखिए 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचेगा? 9 में से 7 में से 2 गया 5 और यहाँ हो गया 2, 255 घटाएंगे, 255 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 2 गया 7, यानी वो संख्या क्या होगा? 7 9 4 4, जो तीनों से कट जाएगा और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होगा। ठीक है, चलिए अब कहता है 160, 720 और 400 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? HCF। तो देखिए महत्तम समावर्तक वह संख्या होता है, वह बड़ी संख्या होता है जिससे ये तीनों कट जाए, है ना। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या होता है तो 160 लेते हैं, 160 लेंगे तो 160 से 160 कट जाएगा, 40 कटेगा, 40 नहीं कट, 400 भी नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो ये तो होगा नहीं। 80 लेंगे तो 80 से 80 दूना 160, 80 नमा और 80 पचे, तो इससे कट जाएगा। जब सबसे बड़ी संख्या लेते हैं कटने का तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, लेकिन HCF कौन होगा? जो सबसे बड़ी होगा। अगर 160 से कट जाता है तो सबसे पहले 160 उत्तर होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से दी गई संख्याओं में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं, सबका वर्गमूल निकालते हैं, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको ऐसे समझते हैं, देखिए पूर्ण वर्ग नहीं ढूंढना है तो इसका मतलब 4 संख्या में 3 को जो होगा वो पूरा पूरा स्क्वायर होगा, और जो 1 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसमें से आंसर होगा A। कैसे? कैसे कि आप जानते हैं किसी का भी आप स्क्वायर कर लीजिए तो लास्ट में 3 नहीं आएगा,
1 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में 1 आएगा, देखिए 1 हो सकता है। 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आएगा, 4 हो सकता है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, 3 कहाँ से आएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 6 आएगा। 5 का 25, 5 आएगा। 6 का 36, 6 आएगा। 7 का 49, 9 आएगा। 8 का 64, 4 आएगा। अगर 10 रहेगा तो लास्ट में 0 आएगा। कहीं पर आपको 1 दिखा? नहीं दिखा। तो पूर्ण वर्ग संख्या में 2, 3, 7 और 8 ये 4 चीज़ें नहीं मिलती है। अगर मिल गया तो समझिए पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कहता है रक्षा किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि स्थिर इसी काम को करने में 20 दिन लगाती है। देखिए 2 लड़कियां हैं, रक्षा और स्थिर। कहता है इसको कितना दिन लगाता है, 12 दिन में काम कर सकता है और ये 20 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं काम अगर 60 यूनिट है, काम को मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर 60 यूनिट। तो जो रक्षा का क्षमता होगा 12, 25, 60, 5 काम प्रतिदिन का, और स्टर का जो क्षमता होगा 20 या 60 काम, सॉरी 20 यानी 3 काम प्रतिदिन का। अब कहता है कि वे एक साथ काम से करना शुरू करते हैं, मतलब रक्षा और स्टर दोनों एक साथ काम स्टार्ट किए और 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़कर चली जाती है। 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़कर चली जाती है, मतलब है कि रक्षा 4 दिन पहले छोड़ दी तो 4 दिन स्थिर ज़्यादा की, उसके बाद काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि स्थिर जो है पूरा दिन काम में लगी रही शुरू से लेकर अंत तक, जबकि रक्षा जो है अंत से 4 दिन पहले काम छोड़ दी और काम कंप्लीट भी हो जाता है। तो अब समझिए रक्षा और स्थिर मिलकर काम किया और रक्षा जो है 4 दिन पहले ही छोड़ देती है, उसके बावजूद काम कंप्लीट हो जाता है, 60 काम हो जाता है। ऐसा सोच लीजिए अगर रक्षा भी 4 दिन काम की होती तो 4 दिन काम की होती तो 4 दिन में कितना काम करती, एक दिन में 5 काम करती है तो 4 दिन में कितना काम कर चुकी होती, 20 काम कर चुकी होती। तो काम कितना होता, तो 4 दिन छोड़ दी उसके बावजूद 60 काम हो गया था, और अगर 4 दिन रहती तो 20 काम एक्स्ट्रा होता, तो कुल मिला के 80 काम हो जाता। अब 80 काम हो जाता तो अब बताइए रक्षा और स्थिर दोनों साथ साथ रहती, स्टार्टिंग ज्वाइन भी की थी साथ में, और हम 4 दिन एक्स्ट्रा काम करवा दिए तो साथ रह गई। तो कुल मिला करके 80 काम करेगी साथ मिलकर 5, 3, 8 के क्षमता से, तो कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। प्रॉब्लम है बताइए। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न संख्या 47 कहता है एक जहाज़ में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव हो जाता है। देखिए यहाँ से किनारा है, यहाँ से मान लेते हैं एक जहाज़, ये क्या है हमारा जहाज़ है, यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा 20 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर दूरी था तो जहाज़ में रिसाव हो गया यानी जहाज़ में लीकेज हो गया, पानी भर रहा है। तो लीकेज के बावजूद जहाज़ किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से बढ़ती है, इसके बावजूद ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से बढ़ती है। कहता है हालांकि जहाज़ केवल 23 मिनट तक ही जल पर रह सकती है, 23 मिनट तक ही रह सकती है। इसके पास समय कितना है, 23 मिनट तक पानी के ऊपर रह सकती है, उसके बाद डूब जाएगा। ठीक है, यदि किनारे से बचाव के लिए एक नौका जहाज़ की ओर भेजा जाता है, कहता है किनारा है तो यहाँ से एक नौका भेजता है, एक क्या भेजता है, नौका यानी नाव बचाने के लिए भेजा जाता है, और जहाज़ के चालक दल यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। देखिए कुल मिला के 23 मिनट समय है, और 23 मिनट में अगर जहाज़ पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद 8 मिनट समय तो उसे बचाने में लग जाएगा, यानी इसके पास समय कितना है, तो 23 में से 8 गया, मात्र 15 मिनट समय है इसको भागने के लिए। ठीक है, अब कहता है कि ये बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होगा, इसका गति क्या होगा ताकि ये बच जाए। अब देखिए सबसे पहले दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो दूरी क्या है 20। अब चाल देखिए नौका इधर से जा रहा है, मान लेते हैं इसका चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा, तो नौका इधर से जा रहा है और जहाज़ इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो अपेक्षित गति क्या होगा, तो दोनों का गति जुट जाएगा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 + x। अपेक्षित चाल हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय कितना है 15 मिनट में ही कवर करना है 15। देखिए भैया किलोमीटर में है, 12 किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो 15 मिनट में कैसे रहेगा, 15 मिनट में कैसे रहेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ घंटा बनाएंगे तो 60 से भागा देंगे, 15 चौके 60, 4 गुने 20 क्या होगा 80, 12 इधर आएगा तो -12 बराबर x, x बराबर क्या हो जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नौका का चाल क्या होना चाहिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका और भी तरीका होता है, ठीक है, आप इसी से बनाइए, इजी है। चलिए भाई साहब देखिए x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, कहता है x² - y² का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, इसको क्या करते हैं परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, परिमेयीकरण देखिए इस तरीके से करते हैं, अंतर क्या है जो नीचे है उसी को लिखते हैं, केवल साइन को चेंज करते हैं। यहाँ भी करेंगे
तो √5 यहाँ प्लस है तो -1 बटे √5 -1। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा तो a प्लस बी का, देखिए a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 5 1 6 प्लस 2ab तो 2 a का मान √5 और 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 1 गया 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √5 बटे क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 कट गया तो हमारा बच गया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो √5 प्लस 1 6 माइनस 2ab यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 गया 4। यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √5 बटे 2, ये 2 से 2 कट गया, सॉरी यहाँ 4 ना था जी, 4 था, 4 कट गया तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। अब क्या कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। इसका वैल्यू क्या होता है x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। तो x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई का मान निकालना है। तो x का मान कितना निकाल के लाए, तो x का मान निकाल के लाए 3 प्लस √5 बटे 2 गुने x प्लस लिखेंगे बाई का मान 3 माइनस √5 बटे 2 इंटू x माइनस बाई, फिर x का मान रखेंगे 3 प्लस √5 बटे 2 माइनस, फिर माइनस रखेंगे तो यहाँ से जाएगा 3 माइनस √5 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 2 LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 गुना, यहाँ से लेंगे 2 LCM तो 3 प्लस √5 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा 3 3 6 बटे 2 तो 3 3 6 बटे 2 क्या होगा 3 गुने। अब देखिए √5 प्लस √5 क्या हो गया 2 √5 बटे 2, 2 से 2 कट गया, गुना होगा 3 गुने √5 तो हमारा उत्तर क्या हो गया 3 गुने √5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 49 को ध्यान से पढ़िएगा, हम बड़ा स्क्रीन में दिखाते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा कथन त्रिभुज के बारे में सही है। पहला कथन है यदि त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या सही है। देखिए एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप। सर्वांगसम समरूप क्या होता है समझिए। देखिए अगर 2 त्रिभुज है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। मान लीजिए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है, दोनों तो है समबाहु है ना, लेकिन क्या दोनों का भुजाएं आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समरूप, क्या हो जाएगा समरूप। लेकिन दो ही चीज़ मतलब जैसे छोटा त्रिभुज है इसी का सेम साइज का हम एक त्रिभुज और बना लिए, जो साइज इसका है वो साइज इसका है पूरा, जो साइज इसका है वही साइज इसका है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये भी समबाहु है ये भी समबाहु है, तो ये क्या हो जाएगा सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सभी अंग समान। तो जिसका सभी अंग समान होगा वो सर्वांगसम होगा, जो देखने में एक जैसा होगा साइज अलग अलग होगा वो क्या होगा, वो होगा समरूप। तो कहता है 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए भैया दोनों सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल बराबर क्यों नहीं होगा, क्यों होगा बराबर, क्योंकि जो भुजा का लंबाई इसका वही भुजा की लंबाई इसका, बराबर होगा क्षेत्रफल। 1 नंबर सही है। दूसरा, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल समरूप है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब देखिए 2 त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो क्षेत्रफल समान है इसका मतलब क्या है, भुजा भी समान होगा। जब भुजा समान होगा तो भुजा भी समान है, सर्वांगसम है ना जी, ठीक। चलिए अगला कहता है 2 सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा एक दूसरे का समरूप होते हैं। देखिए सर्वांगसम, अब ये दोनों सर्वांगसम है तो क्या एक दूसरे में देखने में समरूप नहीं लग रहा है, एक रूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। लेकिन एक चीज़ बता दें, देखिए 2 समरूप सर्वांगसम होंगे, सॉरी 2 सर्वांगसम समरूप होंगे, 2 सर्वांगसम समरूप होंगे ये निश्चित है 100%, लेकिन 2 समरूप सर्वांगसम होंगे ये निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है त्रिभुज DEF में ई जो है 90 डिग्री है। अगला प्रश्न 50, तो ई 90 डिग्री है दे रखा है और DE का मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर और कॉस D का वैल्यू 8/17। कॉस D का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/17, 8/17। देखिए ये जो वैल्यू है ना वो रेशियो का वैल्यू होता है, मतलब कॉस D का, देखिए D कहाँ है, D यहाँ है,
तो कॉस डी मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। अब देखिए डी यहाँ पे है कॉस डी, तो इसके लिए बी कौन होगा, इस सामने इसका पी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी कितना यूनिट है, 8 यूनिट। तो जब बी 8 यूनिट रहेगा, ये रेशियो दे रखा है, जब बी 8 यूनिट रहेगा तो एच आने क्या होगा, यही ना होगा जी, पी है बी है, तो एच कितना यूनिट होगा, 8/15 का 8/17 है, 8/17 है, तो ये कितना यूनिट होगा, 17 यूनिट। कितना यूनिट होगा, 17 यूनिट। अब देखिए 8 यूनिट कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, कितना गुना, तो 2 गुना। तो एक की यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो 17 यूनिट, 17 गुना 2 34 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर पूछेगा लंब बताओ पी, तो देखिए निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे तो पी नहीं दे रखा है। देखिए 8 है 17 है, तो हमारा पी कितना बनेगा, 15 यूनिट। 1 यूनिट 2 तो 15 यूनिट 30। जो पूछेगा निकाल सकते हैं। ऐसे पूछा क्या था, पूछा था डी ई तो दे रखा ना, डी एफ यानी 34 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई साहब कहता है 9 और 64 का मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात ऐसे तो बहुत सा ट्रिक होता है, लेकिन आपको हम ट्रिक बनाना सिखाते हैं। मध्यानुपात कैसे बनेगा, देखिए इसको लिखते हैं 9x समानुपात 100:64। यही जो मध्य है ना, मध्य में है, इसको बोलते हैं मध्यानुपात। तो इसको लिखेंगे 9/x बराबर 100/64। ठीक है, x गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 9 गुना 64। तो x बराबर 9 का वर्गमूल 3, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 कितना हो गया, 24। मध्यानुपात क्या था, x बराबर 24, तो यही हमारा 24 उत्तर हो गया। क्या दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए काटिएगा इसको 4 बार में, इसको काटिएगा 4 बार में, तो हो गया √4 प्लस √4। 4 का वर्गमूल 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4। दिक्कत है, हाँ। चलिए भाई लोग अगला प्रश्न कहता है कि एक धनराशि 10 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है। समय कितना है, 10 वर्ष, अपने से दुगनी हो जाती है। तो कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं कि कोई मूलधन है वो 100 रुपया है। क्या है, मूलधन है 100 रुपया, हो जाती है तो होता क्या है, अमाउंट मिश्रधन। तो 2 गुनी हो जाती है तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो अब बताइए कोई मूलधन x था, 2x हो गया, तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना बना, तो ब्याज कितना बना, तो यहाँ से हमारा जो ब्याज बना वो बना 2x में से x जाएगा 100 रुपया। तो हम जानते हैं ब्याज यानी x बराबर मूलधन x गुने समय दे रखा है जी, समय 10 साल है, दर नहीं दे रखा है, बटे 100। कोई दिक्कत है। तो मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 0 से 0 कटा, 1 से 1 कटा, r बराबर कितना हो गया, 10% हो गया। दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है यदि ब्याज 8% हो और 1750 रुपया का धनराशि 250 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1750 रुपया का 2.5 वर्ष में 8% पे कितना हो जाएगा। देखिए 1750 है भाई साहब, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो 1750 रुपया है मूलधन, तो 1750 रुपया दिख रहा है 2.5 वर्ष है, तो 2.5 वर्ष है तो हम इसको 3 वर्ष मान लेंगे। कितना वर्ष, 3 वर्ष। 8% हो रहा है, तो 8% हो रहा है, तो 17% 1700 का 8% कितना हो जाएगा, काटेंगे 25 × 75 से 0, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 140 रुपया। तो 140 रुपया पहला साल भी, 140 रुपया दूसरा साल भी, 140 रुपया तीसरा साल भी। अब देखिए 140 पर दूसरा साल 140 पर ब्याज लगेगा, कितना परसेंट, 8%। कितना परसेंट, 8%। तो 140 का जो 8% होता है वो कितना होगा, 14 8 परिवर्तन से 11.2 रुपया। इस पर ब्याज लगेगा 8%, तो हो जाएगा 11 रुपये 20 पैसा। तीसरा साल जो होगा ये 140 का और इस 140 का 8% लगेगा, तो 140 का 8% कितना होता है, 11.2। अब तीसरा साल इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा दूसरे साल के ब्याज पे, तो 11.2 का भी 8% गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 11 8 88, 1 89 और एक अंक यहाँ 0.896, तो 0.896। सब देखिए ये तो हो गया आपका 3 साल का ब्याज। कितना हो गया, 3 साल का ब्याज। अब पूछता है कितना, 2.5 साल का। तो जब 2.5 साल का ब्याज पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 साल का ब्याज तो हम पूरा लेंगे, है ना। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 11, 280 और 10 90 91, तो 291.2 रुपया।
ये देखिए पूरे 3 साल का है, क्या है पूरे 3 साल का है, तो पूरे तीसरा साल का है, थर्ड ईयर का है, तो 3 साल का थोड़ा लेना है, कितना लेना है 2.5 साल, 2.5 साल में 2 साल तो हम ले लिए, अब आधा साल लेना है, तो 1 साल का ब्याज इतना है, तो आधा साल का ब्याज क्या होगा, आधा होगा, तो सब का आधा कर देंगे, तो 140 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। देखिए 11.2 जोड़ के आधा करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों मिला करके बन जाएगा 11.2, जोड़ के आधा करेंगे तो 11.2, इसको आधा करेंगे तो 0.2 चौके 8 और हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 अठी 16 है ना, तो 0 पॉइंट इसको जोड़ना पड़ेगा ना जी, तो 70 80 और 80 81.42648। हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता है कितना हो जाएगा मिश्र धन, ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये हमारा क्या हो गया CI, तो मिश्र धन में क्या चाहिए 1750 जोड़ दीजिएगा, तो हमारा 1750 ये हो गया मूलधन हमारा, मूलधन में जब ब्याज जोड़िएगा क्या बनेगा मिश्र धन, इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो 2122 रुपया 85 पैसा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब देखिए, इसको दे रखा है प्रश्न जो आप देख रहे होंगे फ़ोटो में वो गलत है, ऊपर एक ही अंडर रूट है, उसके बाद सब पे अलग अलग है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा गलती है, सुधार लीजिएगा। कहता है अंडर रूट 15 प्लस रूट 7 प्लस रूट 80 प्लस रूट 140 बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसको जब तोड़ेंगे तो 4 से भागा देंगे तो इसको तोड़ लेंगे 140 को, देखिए 140 को तोड़ेंगे तो 4 बार में, तो 4 चौके 4 तिया 12 4 पचे 20 और 5 से 7 बार में। ठीक है, अंडर रूट 4 गुने 5 गुने 7 यही ना होगा, यहाँ देख रहे हैं, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और रूट 5 7 अंदर में ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे रूट 5 गुने रूट 7, कोई दिक्कत। 80 को तोड़ेंगे तो 16 पचे 80, 4 चौक 16 पचे 80, 4 चौक 16 पचे 80, यही ना होता है। 80 है कि कुछ और है, 84 होगा मेरे ख्याल से, 84 है यहाँ पे, 84 है, तो 84 को तोड़ेंगे तो 21 चौक 84 होगा, 21 गुने 4 है ना जी, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो 2, 4 का वर्गमूल 2 और बच गया क्या 21, 21 का वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 3 गुने 7, तो रूट 3 गुने रूट 7, इसको बड़ा लिख लेते हैं, हमारा हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने रूट 5 गुने रूट 7 गुने है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने रूट 3 गुने रूट 7। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए 60 को तोड़ेंगे तो 15 चौके 60, क्या हो जाएगा 15 चौके 60, तो 4 का वर्गमूल 2 और 15 का क्या लिखेंगे 2 गुने रूट 3 गुने रूट 5। ठीक है, अब 15 को हम लिख लेते हैं, 15 को लिखते हैं, देखिए यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे इसको 2 2 2, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो 2ab, यहाँ से क्या हो जाएगा 2ab 2bc और 2 ये हो गया c, ये हो गया ए, तो 2ca है ना, तो 2ab 2bc 2ca बन रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, दिमाग लगाइए। तो इसको तोड़ेंगे, a का मान 1 है ना जी, तो इस 15 को लिखेंगे 3 प्लस b का मान रूट 5 3 प्लस 5 प्लस 7, देखिए तो जोड़ के 15 होता है, 5 3 8 7 15। अब इसको रूट कर देंगे, क्या कर देंगे रूट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, वही चीज़ है, 5 को रूट 5 करके स्क्वायर कर देंगे, वही चीज़ है 7 को रूट 7 करके स्क्वायर कर देंगे, चीज़ तो हमारा वही रहा है ना। यहाँ पर ज़्यादा घचपच हो गया तो इसको साफ साफ लिख लेंगे, यहाँ से इसको और पीछे ले जाते हैं, यहाँ लिख लेंगे रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 का सबको लिखेंगे होल स्क्वायर, और रूट तो पहले से है, बराबर क्या दे रखा है
रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। कोई दिक्कत? देखिए होल स्क्वायर से रूट हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूट ए का मान कितना है 3, रूट बी का मान 5, रूट सी का मान 7, रूट ए का मान, रूट बी का मान, रूट सी का मान। तो ए का मान 3, बी का मान 5, 7, सी का मान 7। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 5 3 7, 5 3 8 7 15। हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए भैया अगला प्रश्न कहता है कि एक घड़ी को 500 में खरीद के 300 में बेच दिया। अब 500 में खरीदे हैं 300 में बेचे हैं, तो हानि कितना का? 200 का हानि कितना पे? 500 पे। तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 20 दूना 20 2500, 20 दूनी 40% का क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। अगला कहता है 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई 19,200 रुपया, क्या ब्याज 4,032 रुपये है तो कितना समय होगा? समय बताइए। देखिए मूलधन दे रखा है कितना? मूलधन दे रखा है 19,200। मूलधन क्या दे रखा है? 19,200। ब्याज कितना लगता है? 4,032 रुपये। तो 4,032 जोड़ देंगे तो 19,000, 19 4 23,232 है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मिश्रधन। तो मूलधन था 19,200, इसमें हम जोड़ दिए 4,032 रुपये। तो 4,032 जोड़ें तो 19 4 23,232 रुपया। अब 19,200 बन कितना गया? 23,232। तो इसको काटिएगा तो बहुत 8 से काटिए, 2 से काटिए, काटते काटते यहाँ बचेगा 100, यहाँ बच जाएगा 121। ठीक है। अब रेट क्या दे रखा है? तो रेट हमारा है 10% बराबर क्या होता है? 1/10। मतलब कि अगर मूलधन 10 है तो 11 हो जाएगा, मूलधन फिर 10 है तो 11 हो जाएगा। तो 10 है कि 100, 11 11 121। इस प्रोसेस में कितना समय लगा था? 2 साल। तो 2 साल। अब देखिए 100 से 121, 100 से 121, तो यहाँ भी समय कितना होगा? 2 साल ही होगा। क्यों? क्योंकि रेट 10% है। इसी को ऐसे भी बना सकते हैं कि A/P बराबर A/P। देखिए मेरे अनुसार क्या हुआ? 10 ब्याज था, 10 मूलधन था, 1 ब्याज लगा, कितना हो गया? मुझसे से धन 11/P। और कितना समय लगा? 11/10। कितना समय लगा नहीं पता, तो पावर n दे देंगे। और यहाँ पे कितना है? 121। यहाँ पे कितना है? P 100। तो इसको क्या लिखेंगे? 11/10 के पावर n बराबर 11/10 का स्क्वायर। कट गया तो क्या हो गया? n बराबर 2 साल, है ना। यही चीज़ है। ठीक है, चलिए। वह सब कहता है 6 संख्याओं का औसत 30 है। तो 6 संख्याओं 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? हमारा 180। और कहता है पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 4 संख्या यहाँ से लेते हैं, इसका औसत कितना है? 25। तो योग कितना होगा? तो 1 25 है तो 4 लेंगे, 25 का कितना हो गया? 100। कहता है आखिरी 3 संख्या का योगफल कितना है? औसत कितना है? 35। आखिरी 3 संख्या यहाँ से लेंगे, 35 है, तो योग कितना होगा? तो 3 अंक है तो 35 दिया 105। ठीक है, कुल जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ 35 और 105, तो कितना हो जाएगा? 205। अब देखिए भैया इसको हम 2 बार काउंटिंग कर चुके हैं। कितना बार काउंटिंग कर चुके हैं? 2 बार। तो 2 बार कर चुके हैं तो होना चाहिए कितना? 180। हो कितना रहा है? 205। क्यों? क्योंकि 2 बार काउंटिंग की है। तो इससे इसे घटा देंगे, तो 205 से 180 घटा देंगे तो क्या हुआ? 25। तो हमारा कौन सा अंक आ गया? वही कैसा कौन सा पूछ रहा? चौथी संख्या। तो 1 2 3 4 यही चौथी संख्या है ना जी। ये हमारा क्या आ गया? 25। चलिए कहता है एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 5% छूट देने का दावा करता है। कहता है दुकानदार भैया हमारे यहाँ घड़ी लीजिए, कुछ भी लीजिए, हम 5% का छूट देंगे। और क्या करता है? 10% जो इसका MRP है बढ़ा कर लिख देता है ना। तो यहाँ 3 तरह का मूल्य होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस। कहता है 5% डिस्काउंट देता है। तो 5% का मतलब क्या होता है? तो 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब अगर MP 20 है तो 1 का डिस्काउंट देगा। तो 20 रुपया कीमत रख के 1 का डिस्काउंट दिया तो बेच कितना में देगा? 19 में, है ना। अब कहता है 10% बढ़ा कर लिखता है। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। तो बढ़ाता किस पे है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 10 है तो 1 बढ़ाएगा। तो क्रय मूल्य, इसको हटाइए, क्रय मूल्य अगर 10 है तो 1 बढ़ा के लिखेगा कितना? 11। यहाँ देखिए मार्क प्राइस कुछ और है, यहाँ पे मार्क प्राइस कुछ और है। तो मार्क प्राइस 1 करेंगे तो यहाँ 11 से गुना करेंगे, यहाँ 20 से गुना करेंगे, यहाँ 11 तो यहाँ 11 से यहाँ 20 तो यहाँ 20। तो हमारा क्रय मूल्य 200 रुपया हो गया, MRP हो गया 220 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 199, 19 × 19 9 10 209 रुपया।
तो किसी वस्तु को 200 में खरीद के 209 में बेचे हैं तो लाभ तो हो ही रहा है, कितना का 9 रुपये का लाभ, कितना पे 200 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट गया, 9/2 कितना परसेंट, 4.5% का लाभ हो रहा है। अगला देखिए कहता है एक आकृति दे रखा है, आकृति आप देखिएगा फटाफट बन जाएगा, है ना जी। एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का, उसमें से एक कोण 68 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, कहाँ बहुत ज़्यादा। एक सरल रेखा है इस तरीके से, एंगल 68 डिग्री है तो एक कितना होगा, तो पूरा का पूरा 180 होता है, उसमें से 68 घट गया तो क्या हो जाएगा, 112 डिग्री। लीजिए चलिए अगला कहता है एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज और एक आयत, इसका क्षेत्रफल क्या है हमारा, समान है। तो कहता है समांतर चतुर्भुज का आधार 20 है और इसका ऊंचाई जो है वो दे रखा है 6 है, क्या है 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, तो 20 छक 20 से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ए हो गया, ए बी हो गया। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, दे रखा है 120, बराबर क्या होता है एल गुने बी। तो कहता है निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, बीमा का मान पूर्णांक में है, ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता है, 4 ऑप्शन दे रखा है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है, क्या 7:5 होगा, देखिए 7:5 बोलता है, कहता है क्या लंबाई और चौड़ाई 7:5 में हो सकता है, 40:3 में हो सकता है, दिख रहा है, और नीचे ले चलते हैं, और कहता है 15:2 में हो सकता है, 30:1 में हो सकता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, देखिए कैसे, अगर लंबाई 7 है और चौड़ाई कितना है 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 7×5 35, इसको x मान ले, इसको x मान लें, तो क्षेत्रफल कितना होगा 35x² बराबर x, तो x² बराबर क्या होगा 120/35, 5 से काटेंगे तो 24×5 20, 5 7 35, और 24/7 x² बराबर है, इसका हम मान निकालेंगे तो पूर्णांक में आएगा, नहीं आएगा तो ये तो नहीं हुआ। अगला चेक करते हैं, अगला हो रहा है कि नहीं, तो अगला कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको लेंगे, देखिए अगर लंबाई 4 है, 40 है और चौड़ाई 3 है, 40 दिया कितना होगा 120, तो 120 दे रखा है, तो 1 यूनिट 1 तो 120, 40 यूनिट 40, 3 यूनिट 3, मतलब इस अनुपात में हो सकता है। अगर 15 लेंगे, 2 लेंगे, 15 दूनी 30, देखिए 30 से 40 120 कट रहा है, ये भी हो सकता है। 30 से कम 30 से 120 कट रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन 7×5 35 से 120 नहीं कट रहा है, इसलिए ये अनुपात नहीं होगा लंबाई चौड़ाई का, ठीक है। प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कहता है भैया 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। देखिए यहाँ से बताए थे M1 D1 या H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर W2, है ना। कहता है 20 आदमी माइन कितना 20 कितना घंटा में काट सकता है, 4 घंटा में कै पेड़ 30 पेड़। तो कहता है 4 आदमी काम छोड़ के चला गया, तो 20 आदमी में 4 आदमी चला गया, बचा कितना 16 आदमी 12 घंटे में कितना पेड़ काट देंगे, तो 12 घंटा में कितना पेड़ काट देंगे, तो कितना पेड़ काट देंगे W2, बट W2 यहाँ 30 पेड़ काट रहे थे, यहाँ कितना काटेंगे पूछ रहा है, तो W2 का W2 रहने देते हैं। यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकलता है, 0 से 0 कटा, चर दिया 12 से 12 कट गया, ये नहीं कटेगा, ये तो ठीक है 12 कट गया, हमारा क्या हो गया W2 बराबर 16 या 48 पेड़ काट देंगे, उत्तर में है। कुछ गलत हो गया जी, 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं, तो 4 आदमी काम छोड़ के चले गए भैया, तो 20 में से 4 गया 16, 12 घंटे में 0 से 0 कट गया, अरे भैया गलती काट दिए, 20 × 4 16 × 12, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो W2 बराबर क्या हो गया 12 दूनी 24, 24 तिया 72 पेड़ काट देंगे, कितना काट देंगे 72 पेड़, ठीक है। चलिए अगला कहता है एक बस 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, 37 चाल हो गया, समय 8 घंटा हो गया, गुना कर दीजिए,
चलिए अगला कहता है कि निम्न में से कौन किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगा। देखिए एक संख्या दे रखा है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर है ना, प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, इतना ही तो है। कहता है ये संख्या किससे विभाजित होगा, है ना। ऑप्शन में है 3 से विभाजित होगा, बी में है 10 से विभाजित होगा, सी में है 11 से विभाजित होगा, डी में है 13 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, है ना। तो हमेशा करते हैं, देखिए 4 के पावर 61 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 के पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या बचा, यहाँ बचेगा 1, है ना जी। 4 के पावर 61 गुना 4 इतना ही होगा। यहाँ क्या बचेगा 4 के पावर 1, तो 4 के पावर 1 4, यहाँ क्या बचेगा 61 में 63 में 61 गया 2, 4 के पावर 2 यानी 16। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा इसमें से 64 में से 61 गया 63, 4 के पावर 3 64, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 के पावर 61 गुना 4 1 5, 16 4 20, 20 64 20 84 1 85, है ना। अब कहता है किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब भैया आप 3 से काटिएगा तो 3 से नहीं कटेगा, ना 4 कटेगा ना 85 कटेगा, तो 3 से तो कटेगा नहीं। 13 से देखते हैं, 13 से तो 13 से ना 85 कटेगा ना 4 कटेगा, इसलिए इससे भी नहीं कटेगा। 11 से, तो अगर 11 लिख लेंगे तो 11 से देखिए काट करके 88 कटेगा ना 85 कटेगा ना 4 कटेगा। 88 रहता तो कट जाता, लेकिन 85 है इसलिए इससे भी नहीं कटेगा। अब आ गया 10 से कटता है कि नहीं, तो कट जाएगा। देखिए कैसे इसको काटेंगे 5 से, 17 5 85, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 से 4 भी कट जाएगा, तो नीचे हम 2 से 4 कट जाएगा ना जी, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा, शेषफल कुछ बचेगा नहीं। जब शेषफल कुछ बचवे नहीं किया तो पूर्णता विभाजित हो गया, तो पूर्णता विभाजित किससे होगा, 10 से होगा, है ना। इसको काट सकते हैं, कट जाएगा 10 से, दिक्कत है, हाँ। भागफल भले आएगा, शेषफल थोड़ी ना कुछ आएगा भाई साहब। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 65 कहता है 20 आदमी किसी काम के 1/3 हिस्से को, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 मतलब 3 में से 1, तो कहता है 1/3 हिस्से को 20 दिन में करता है। तो वही चीज़ M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो कितना आदमी, 20 आदमी कितना दिन में करता है, 20 काम को, कितना काम को, 1/3, 3 का 1/3 1 काम। अगर टोटल वर्क हम मान लेते हैं 3 है तो उसका 1/3 1 काम करेगा। कहता है अब कितने आदमी और काम पर लगाने जाने चाहिए। तो मान लीजिए इस काम को M आदमी कर रहा है, कितने दिन में, कहता है 25 दिन में हो जाना चाहिए। कितना काम, शेष काम, टोटल 3 काम था, 3 में से तो 1 बेचारा ये लोग कर दिया, बचा कितना, 3 में से 1 गया, 2 काम। इसको काटेंगे तो कटेगा 5 चौके 20, 5 5 25, 5 चौके 20। यहाँ से M बराबर हो गया 4 चौक 16 दूनी 32। देखिए पहले आदमी कितना था 20, अब आदमी कितना हो गया 32। ये अब आदमी की संख्या 32, पहले कितना था, पहले जो M था वो 20 था, तो कितना आदमी बढ़ गया, 12 आदमी। तो वही तो पूछ रहा है कितने आदमी बढ़ाने चाहिए, तो 12 आदमी बढ़ा दो, है ना, ठीक है। चलिए भैया कहता है एक कार 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि जीप वही दूरी 2 घंटे में तय करता है। दोनों की गति का अनुपात, तो कार का गति और जीप का गति का अनुपात, तो गति बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इसका अनुपात क्या होगा, दूरी बटे समय, तो है ना जी। तो चाल निकालना है, तो दूरी क्या है 200 किलोमीटर, समय कितना लगा, तो कार के लिए समय लगा 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट है, तो मिनट को बदलेंगे घंटा में, मिनट को बदलेंगे घंटा में, तो 40 बटे 60 मिनट हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो हो जाएगा 2 घंटा पहले और 2 बटे 3 घंटा, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 2 8 बटे 3 घंटा। तो 200 बटे 8 बटे 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अनुपात, इसका दूरी 200 किलोमीटर, चाल समय कितना 2 घंटा, कोई दिक्कत। 200 से 200 कट गया, 2 चौके 8 हो गया, तो कार अनुपात जीप का होगा 3:4। देखिए 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 3:4, दोनों का चाल का अनुपात यही होगा 3:4। चलिए अगला कहता है, बहुत अच्छा है भाई साहब, कहता है पिता और उसके पुत्र के आयु का योगफल 100 वर्ष है। पिता और पुत्र आयु का योगफल कितना है 100 वर्ष है।
तो पिता और पुत्र के आयु का योगफल 100 वर्ष है। पिता यानी फादर एंड सन, तो मानते हैं कि फादर का उम्र x है तो पुत्र का उम्र x -100 माइनस x होगा, है ना जी। दोनों का योगफल 100 है तो इसको x माने तो क्या होगा 100 माइनस x। कहता है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष पहले यह भी कहा है 5 वर्ष पहले का अनुपात 2:1 है ना। पहले पिता है फिर पुत्र, तो पिता फादर सन, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो x माइनस 5 बराबर यहाँ से हो जाएगा 100 में से 5 गया 95 दूना 190 और माइनस 2x को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा तो 3x और 90 5 95, तो x बराबर 3 6 18 3 5 15 65 साल। तो x बराबर कितना आ गया, मतलब पिता का वर्तमान उम्र 65 साल, बच्चा का वर्तमान उम्र 35 साल। तो कहता है 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात पिता और पुत्र का, तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसका आयु कितना हो जाएगा 75 साल और इसका आयु कितना हो जाएगा 45 साल। तो कहता है 75 और 45 का अनुपात बताइए, तो 75 और 45 मतलब पिता और पुत्र, तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5:3। चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 68 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो समकोण हो गया और समद्विबाहु कैसे होगा, समद्विबाहु होगा जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तब। तो इसके बाहर त्रिज्या है, बाहर वृत्त है तो इसको बोलते हैं परिवृत्त, और इसके अंदर वृत्त है इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, ठीक है। तो जो बाहर क्या बोलते हैं इसको परिवृत्त, इसके त्रिज्या को कैपिटल R बोलते हैं, और जो अंदर है इसके त्रिज्या को स्मॉल r कहते हैं। तो कहता है r/r बता दो भैया क्या होगा, ठीक है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको हम मान लेते हैं a है, तो a भी हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। जब देखिए लंब a आधार a, तो हमारा कारण क्या होगा, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 2a² फिर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 × a, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैपिटल R का जो फार्मूला होता है सभी त्रिभुज के लिए, आपको बता के रिवीजन कराते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी के लिए, ठीक है। इससे निकालेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में R के लिए फार्मूला होता है h/2, शॉर्टकट होता है, तो h/2, तो h का मान कितना है √2 × a/2। दिक्कत R आ गया, हमारे पास क्या आ गया कैपिटल R आ गया। अब हमको चाहिए स्मॉल r, तो स्मॉल r का जो फार्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे s मतलब अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार गुने ऊंचाई, आधार भी है ऊंचाई भी है, तो a × a²। अब त्रिभुज का s निकालते हैं तो s बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो a प्लस √2 × a/2, यही ना होता है जी। हाँ, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a + a 2a प्लस √2a बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ √2a है तो हमेशा करते हैं √2a कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा √2 बटे क्या 2, कोई दिक्कत। तो s बराबर हमारा हो जाता है, यहाँ से इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा √2a × 1 प्लस √2/2, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा a²/2 है ना जी, a²/2। देखिए भिन्न का भागा हो जाएगा तो गुना में जाएगा तो 2 ऊपर चला आएगा, यहाँ क्या बच गया √2 × 1 प्लस √2। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारा a/√2 × 1 प्लस √2 हमारा हो गया स्मॉल r, ठीक है। अब निकालना है r/r, तो r/r जब निकालेंगे तो कैपिटल R का वैल्यू कितना है √2 × a/2, ठीक है। अब बटे R होगा तो भिन्न का भाग हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो √2 ×
1 + √2 बटे क्या हो जाएगा a। अब देखिए भैया a से a कट गया, √2 गुने √2 2 से कट गया तो बचा क्या r/r बराबर 1 + √2 बचा। बस यही बचा, हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए भैया 2 प्रश्न को एक झटके में समाप्त करते हैं। कहता है एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8वें भाग से बढ़ता है, तो कहता है यदि वह आज वह 64 सेंटीमीटर है, 2 साल बाद क्या होगा। देखिए कहता है अभी आज लंबाई कितना है 64 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर, अब बढ़ता कितना है 1/8 अपने ऊंचाई का। तो 1/8 का मतलब क्या हुआ कि पहले 8 था तो अब 1 बढ़ जाएगा। तो अगर कितना हो जाएगा, अगर अभी 8 था तो 1 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 9/8, यानी कितना हो जाएगा बढ़ करके 9 हो जाएगा। तो मान लेते उसका लंबाई 64 था तो उसका कितना गुना हो जाएगा 9/8 गुना। तो 9/8 गुना 8 से काटेंगे 8 64, सॉरी सही है ना जी, 64 का 9/8 है ना, और 9 8 72 सेंटीमीटर हो गया। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अगला कहता है कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। 5% साधारण ब्याज है भाई साहब, देखिए दुगनी है, मान लेते हैं 1 रुपया था, अब बोलता है दुगनी हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 100 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या, मूलधन x गुने समय, समय तो पूछ रखा है तो समय यानी t गुने दर 5% बटा 100। कोई दिक्कत नहीं, x कट गया, 20 बार में कटा तो t गुने 1, t बराबर 20 से कम 20 साल। भाई लोग आज का सेट प्रैक्टिस ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। और हाँ एक बात और बता देते हैं, आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। आप लोग सोचते होंगे कि कोई आवे और कोई मंत्र पढ़ के फूंक दे और आप लोग को मैथ आ जाए, नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अगर आप रिवीजन करते हैं तो ही आपको मैथ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे आप किसी चैनल पे चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, बस बकवास मिलेगा हर जगह। बाकी आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत।